यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्कार नीलेश जी, मैं शकुंतला बोल रही हूँ बिहार से। जी जी जी, शकुंतला बताइए। सर, हम बिहारियों में हरियाली तीज में हरी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये चूड़ियाँ आपके यूपी में बनती हैं। इसकी जानकारी दे पाएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल। हमारे यूपी में एक जगह है फिरोज़ाबाद, जो कि आगरा के पास है, और वहाँ पर बहुत लंबे समय से बहुत खूबसूरत काम होता है कांच का। तो चूड़ियाँ बनती हैं और भी बहुत अद्भुत चीज़ें बनती हैं। ये जो ट्रेडिशनल काम है ये पीढ़ियों से पास ऑन होता चला आ रहा है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ये प्रोसेस कि बनती कैसे हैं फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ। आगरा के पास है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जो कांच उद्योग के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ के कांच के कारीगर आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। ये जैसे कोई पेंटर है जो एक खाली कैनवस पर ब्रश मारना शुरू करता है और अपनी कल्पना से एक चीजें रच देता है। इटली में वेनिस के पास एक जगह है, मुरानो आइलैंड। वहां का कांच का काम दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि फिरोज़ाबाद का कांच का काम 300 साल बाद शुरू हुआ, लेकिन मेरी नज़र में हमारे यूपी के फिरोज़ाबाद का काम मुरानो के वेनिशियन ग्लास से कुछ 19 नहीं है। ये तपस्या है इन कारीगरों की, यही इनकी पहचान है। यूपी सरकार का ओडीओपी कार्यक्रम फिरोज़ाबाद के कांच उद्योग को लगातार नई चमक दे रहा है। कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट मिल रही हैं, जिससे उनकी कला और दक्षता निखर रही है। उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में ले जाया जा रहा है, जिससे उनके उत्पाद नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं। जैसे माता पिता डगमगाते बच्चे का हाथ थामते हैं, वैसे ही ओडीओपी कारीगरों को निरंतर संबल दे रहा है। फिरोज़ाबाद की गलियों में कदम रखते ही सुनाई देती हैं भट्टियों की धड़कनें। जरा सा जोर लगने पर टूट जाने वाला कांच बनता है रेत और सोडा ऐश से।
और ये महीन रेत आती है राजस्थान से। इसे फर्नेस में डाल दिया जाता है जहाँ पर 1300 डिग्री की गर्मी में ये धधकता है और पिघल जाता है। किसी वोल्केनो के लावा की तरह कांच बन जाता है। फिर इस पिघले कांच को ठंडा किया जाता है और अलग अलग आकार दिए जाते हैं। एक तरफ है खनक चूड़ियों की जो कलाइयों में सजने को तैयार है, और दूसरी तरफ रंग बिरंगे कांच के लैंप, लालटेन, क्रिसमस ट्री जो अंधेरों से लड़ने की जिद लिए खड़े हैं। यहाँ इत्र और कई पेय पदार्थों के लिए फ्लिंट ग्लास की बोतलें भी बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद के कारीगरों की बनाई हुई एक बोतल सिर्फ एक पात्र नहीं होती, ये पहली छाप होती है और अपने अंदर रखी चीजों के लिए एक सुरक्षित आवरण होती है। भारत में मिलने वाली कांच की चीजों का 70% सामान यहीं फिरोजाबाद से आता है। इन्हें 2014 में जीआई टैग मिला। ओडीओपी कार्यक्रम ने जगह जगह प्रदर्शनियां लगाकर इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान स्थापित की है। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं दीपक बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी दीपक, बताइए। सर, मैं अभी फ्रांस गया था घूमने। वहाँ ग्रास शहर है जो दुनिया का परफ्यूम कैपिटल माना जाता है। क्या अपने यूपी में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ परफ्यूम बनता है? बिल्कुल, फ्रांस का परफ्यूम मशहूर है, पर मैं तो यूपी में परफ्यूम नहीं, मैं उसके खालिस नाम से बुलाऊंगा उसे इत्र या अतर, जो कि कन्नौज में बनता है। और उसकी अलग ही क्वालिटी है, अलग ही यूनिकनेस है, और वो मशहूर है देश दुनिया में। और पीढ़ियों से जो ख़ानदान इत्र बना रहे हैं कन्नौज में, उनके पास आपको ले चलता हूँ। लखनऊ से कुछ 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद जब आप कार की खिड़की खोलेंगे तो कार के आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस की जगह गुलाब और गेंदे की खुशबू आपको छू कर गुजरेगी। समझ जाइएगा आप कन्नौज में हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये है महामृत्युंजय मंत्र। यानी सुगंध का जिक्र सदियों पहले वेदों पुराणों में भी है। यहाँ कई 100 सालों से फूलों, जड़ी बूटियों, छाल और तने से इत्र बनाया जाता है। राजा हर्षवर्धन के समय से यहाँ इत्र बनाए जाने का उल्लेख है। इनके हुनर को समझा और संवारने का काम किया यूपी सरकार के ओडीओपी कार्यक्रम ने। कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट दी जा रही हैं और वित्तीय सहायता मिल रही है। उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत किया गया, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनको जगह मिल रही है। अब जब पहचान बनेगी तभी तो सही कीमत मिलेगी, वरना इनकी लड़ाई तो सस्ते अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम से थी। इत्र खास है क्योंकि ये कला वक्त लेती है, कई महीनों का वक्त। सुबह होते ही यहाँ के इत्र बनाने वाले गुलाब के खेत में कदम रखते हैं तो उनके अनुभवी हाथों को पता होता है कि
कौन सा गुलाब चुनना है और कौन सा छोड़ देना है। ये फूलों की गठरियां जब पहुंचती हैं इत्र कारखानों में तो उनके इंतजार में होते हैं तांबे के ये बड़े बड़े देग जो आग में तपते हैं। एक बड़ी देग में कोई 50-60 किलो फूल और करीब 80 लीटर पानी डाला जाता है। पानी में घंटों तक उबाले जाते हैं फूल और उस भाप को तांबे के भपकों में भरकर ठंडा किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी दिनों तक, महीनों तक, तब कहीं जाकर हजारों फूल इत्र की एक बूंद में सिमट जाएंगे। तभी तो इस इत्र को रूह कहा जाता है। फूल की रूह बंद है इसमें। यह है 100% शुद्ध अतर यानी इत्र। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1 से 1.5 क्विंटल गुलाब से सिर्फ 6 से 8 मिलीलीटर रूह गुलाब इत्र बनता है। लोग तो कहते हैं कि गंगा मैया का पानी ही है जो कन्नौज के इत्र में रूह फूंक देता है। कन्नौज का इत्र त्वचा पर लगाया जाता है, खानों में जायका बढ़ाता है और दवाइयों में मिलाया जाता है। जाइए परफ्यूम के देश फ्रांस में घूम आइए, लेकिन आपको शमामा इत्र और पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू देने वाला मिट्टी इत्र कन्नौज के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कन्नौज में इत्र के साथ बनने वाली अगरबत्तियां और धूप आपके पूजा घर में नई सुगंध भरने को तैयार है। यूपी के कलाकारों कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। प्रणाम नीलेश सर, मैं मध्य प्रदेश से राहुल शर्मा। जी राहुल, बताइए। सर आजकल तो हर कपड़ा मशीन पर ही बनता है, हैंडमेड पर तो कुछ बनता ही नहीं। लेकिन यूपी में कोई ऐसी जगह है ना सर जहां हथकरघे पर दरिया बनती हैं? आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ सीतापुर ज़िले में खैराबाद है। मेरे ज़िले से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं परिचित हूँ थोड़ा। और वहाँ पर बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर काम होता है दरिया बनाने का। और अब वो नए समय के साथ इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रग्स बना रहे हैं जो विदेशों तक जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। आपको खुद देखना चाहिए कि कैसे सीतापुर के कारीगर इस कला को बचाए हुए हैं और कैसे बनाते हैं वो इन खूबसूरत दरियों को। सीतापुर शहर राजा विक्रमादित्य ने सीता जी के नाम पर बनवाया था। खैराबाद सीतापुर में दरी बनाने का काम 17वीं और 18वीं शताब्दी से चल रहा है। ये दरियां बहुत खास हैं। इन्हें बनाने में किसी मशीन का उपयोग नहीं होता है। ये हथकरघे पर बनाई जाती हैं। कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद एक दरी बनती है। बहुत सब्र का काम होता है ये। कबीर ने लिखा है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बस वैसा ही है ये काम। सबसे पहले धागा आता है। कॉटन, जूट, हेम्प, ऊन या कुछ भी नेचुरल प्रकृति से लिया हुआ। अब होता है रंग रोगन, यानी धागा डाई किया जाता है। कस्टमर की मांग के हिसाब से उनका मनचाहा रंग इन धागों पर चढ़ा दिया जाता है। धागा जब रंग कर सूख जाता है तो उसको
लूम पर चढ़ाया जाता है। दिन रात धागे पर आंखें गड़ाए कारीगर रचता है सुंदर रंगों और डिजाइन का ताना बाना। एक बार दरी बन गई तो उसकी फिनिशिंग की जाती है और फिर तैयार होती है खैराबाद सीतापुर की मशहूर दरी। एक समय था जब कारीगरों की स्थिति संघर्षपूर्ण थी। वे साइकिल पर या पैदल ही फेरियां लगाते थे। फिर ओडीओपी कार्यक्रम ने इनको नया संबल दिया। कारीगरों को आर्थिक सहायता मिली, निशुल्क प्रशिक्षण मिला और आधुनिक टूल किट प्रदान किए गए। उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में पहुंचाया गया, जिससे उन्हें नए बाजार मिले। साथ ही एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर या CFC स्थापित किया गया, जहां कारीगरों को कच्चा माल, नए डिजाइन और आधुनिक प्रोसेसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे उनका हुनर और व्यवसाय दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के कारीगर बड़े गर्व से कहते हैं कि कोई भी मशीन से बनी दरी खैराबाद सीतापुर की दरी के मुकाबले की नहीं होती। जो हुनर, जो नजर कारीगर का है, वो मशीन कहाँ से लाएगी। पहले तो कारीगर अपने हिसाब से डिजाइन बना लिया करते थे, लेकिन बाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई। तब उन्होंने जाना कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। नई आधुनिक डिजाइन बनी तो उनका प्रोडक्ट नायाब हो गया। लोगों के घरों की खूबसूरती बढ़ाने लगी ये दरियां, और जब ऐसा हुआ तो कारीगर का घर भी चमक गया। सीतापुर की मिट्टी में कलाकारी के साथ शायरी भी है। यहाँ से वसी सीतापुरी, इलियास सीतापुरी, जावेद अख्तर जैसे कई शायर हुए। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश सर, मैं श्रीधर चेन्नई से बोल रहा हूँ। जी श्रीधर। सर, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और चेन्नई के कोस्टल एरिया के लिए कुछ यूनिक डिज़ाइन करना चाहता हूँ। सर, मैंने सुना है कि यूपी में कहीं बहुत लाइट वेट और हवादार कपड़े बनते हैं। बताइए ना कुछ उसके बारे में। कहीं नहीं, मेरे अपने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में चिकन का काम होता है, जो कि इतना मशहूर है कि एक ग्लोबल ब्रांड है। और बहुत से परिवार हैं जो पीढ़ियों से चिकन का काम करते आ रहे हैं, और बहुत बारीक काम है, बहुत महीन है और बहुत खूबसूरत है। आप उसको ट्राई करिएगा अपने काम में, और मैं आपको उस दुनिया में थोड़ा सा ले चलता हूँ कि कैसी होती है चिकन के कारीगरों की दुनिया। ये है लखनऊ, जहां महीन मुलायम कपड़े पर होता है खूबसूरत कढ़ाई का काम, जिसे दुनिया भर में चिकनकारी के नाम से जाना जाता है। चिकनकारी एक पर्शियन शब्द है। चिकन यानी कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी, और कारी यानी कार्य या काम। चिकनकारी का काम नवाबों के शहर लखनऊ में करीब 16वीं शताब्दी से किया जा रहा है। ये कला अब उत्तर प्रदेश सरकार के ओडीओपी कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कारीगरों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां उन्हें नए डिजाइनों की समझ और बाजार की मांग के अनुसार काम करने की तकनीक सिखाई जाती है। साथ ही उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद की जा रही है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। ओडीओपी कार्यक्रम के तहत कारीगरों को आधुनिक टूल किट और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी कला और व्यवसाय दोनों को मजबूती मिल रही है। चिकनकारी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है शैडो वर्क।
और जितना महीन काम होगा वो उतना ही सुंदर होगा और उतना ही खास और अनमोल। आपको यकीन नहीं होगा पर चिकनकारी में कारीगर 30 से ज्यादा तरह की स्टिचेस यानी टांके बनाते हैं। ये सारे टांके कुछ कहते हैं हमसे। बड़ी नरम जबान है इनकी। रेशम से रेशम पर लिखी कविता है लखनऊ की चिकनकारी। चिकनकारी का एक प्रोडक्ट बनने के लिए कारीगर को 13 से 15 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है ब्लॉक का बनना। ये ब्लॉक लकड़ी पर बारीक डिजाइन उकेर कर बनाए जाते हैं। लखनऊ के कई कारीगरों के पास 100 साल पुराने ब्लॉक हैं। एक कारीगर बताते हैं कि उनके पास वो ब्लॉक है जो फिल्म मुगले आजम में इस्तेमाल हुआ था। अब बारी आती है छपाई की, यानी कपड़े पर डिजाइन छापना। एक दिन में एक कारीगर 3 से 4 साड़ियां या करीब 20 दुपट्टे प्रिंट कर लेता है। प्रिंट के बाद आता है असली काम यानी कढ़ाई। कई दिनों तक कपड़े में आंखें गड़ाए उंगलियों में सुइयां चुभो कर तैयार होता है एक प्रोडक्ट। और जब कढ़ाई पूरी हो जाती है तो कपड़ा धोबी घाट ले जाकर धोया जाता है। कभी टहलते हुए कोई धोबी घाट निकल जाए तो हवा में सूखते चिकनकारी वाले रंग बिरंगे कपड़े देखना एक अलग ही अनुभव है। चिकनकारी लखनऊ की शान है। इसीलिए लखनऊ की चिकनकारी को 2008 में जीआई टैग मिला, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी लखनऊ और चिकनकारी के रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया। अब तो चिकनकारी को देश के बड़े बड़े डिजाइनर इस्तेमाल करने लगे हैं। यूपी के कलाकारों कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।